नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। यूएनओडीसी ने दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 किया जारी। म्यांमार बना दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश, 16% बढ़ा अफीम उत्पादन। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को कोर्ट ने माना संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने किया एसआर बोम्बई मामले का जिक्र। राष्ट्रपति शासन की घोषणा से रिलेटेड है मामला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GPAI शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। नई दिल्ली में होगा शिखर सम्मेलन। मकसद है AI पर दुनिया की सोच को जानना। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC ने अपना दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 2022 से 23 तक म्यांमार में अफीम उगाने के लिए भूमि की मात्रा में 18% की वृद्धि हुई है। अब यह बढ़कर 1,16,000 एकड़ हो गई है। म्यांमार में अफीम उत्पादन में 16% की वृद्धि देखी गई। अफीम उत्पादन की इस तेज वृद्धि के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि बेहतर प्लॉट घनत्व, सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग। म्यांमार के पहले अफगानिस्तान अफीम उत्पादन के लिए कुख्यात था, लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 95% तक की कमी देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम की खेती का गरीबी, सरकारी सेवाओं की कमी, चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण, अस्थिरता और असुरक्षा से गहरा संबंध है। आइए अफीम पर और जानकारी लेते हैं। अफीम दुनिया में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला नशीला पदार्थ है। अफीम शब्द ग्रीक शब्द ओपियन से बना है। संस्कृत में इसे आहिफेन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सांप का जहर। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में इसे कानी कहते हैं। अफीम पापावर सोमनिफरम परिवार से संबंधित है। यह एक वार्षिक औषधीय जड़ी बूटी है। इसमें कई अल्कलॉइड होते हैं, जिन्हें अक्सर आधुनिक चिकित्सा में एनाल्जेसिक, एंटीट्यूसिव, एंटीस्पास्मोडिक के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि अफीम एक अवसाद रोधी दवा है, जिसका मतलब है कि यह आपके मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार को धीमा कर देती है। अफीम आज तक दर्द से राहत पाने का सबसे अच्छा ज्ञात स्रोत है। इसके अलावा इसे खाद्य बीज और तेल के स्रोत के रूप में भी उगाया जाता है। इसके बीजों से मॉर्फिन, लेटेक्स, कोडीन और पेनेंथ्रीन जैसी शक्तिशाली एल्कलॉइड्स बनाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में अफीम की खेती 10वीं शताब्दी से की जा रही है। 10वीं सदी के एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ धन्वंतरी निघंटु में अफीम को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए एक उपाय के रूप में बताया गया है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल काल के दौरान भारत में एक संघीय एकाधिकार के रूप में अफीम की खेती की जाती थी। मुगल बादशाह अकबर के समय और काल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड आईने अकबरी कहता है कि उत्तर भारत के सभी प्रांतों में अफीम की खेती 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली थी। मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों ने वर्ष 1773 से अफीम उत्पादन को नियंत्रित किया। आजादी के बाद भारत सरकार इसके उत्पादन और उपयोग की जांच और निगरानी करती है। आपको बता दें कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र एकल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 द्वारा गम अफीम का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन भारत में अफीम की खेती सभी राज्यों में नहीं होती। किसानों को इसकी खेती के लिए पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN से लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस हर साल एक फसल वर्ष के लिए जारी होते हैं, जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है और अगले वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है। CBN हर साल अक्टूबर में इन अधिसूचित इलाकों में वैध खेती के लिए पात्र किसानों को लाइसेंस जारी करता है। शर्त यह है कि किसानों को अपनी पूरी उपज सरकार को देनी होती है। फिलहाल सिर्फ 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, राजस्थान के कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाराबंकी में अफीम की खेती होती है। स्टेट की बात करें तो सबसे अधिक राजस्थान और जिले के हिसाब से देखें तो प्रतापगढ़ में इसकी सबसे अधिक खेती होती है। कमेंट करके बताइए कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है और इसमें कौन से देश आते हैं। कल आपने सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुना। इसमें सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना था।
इस फैसले में यूं तो कई सारे संवैधानिक तथ्यों की व्याख्या की गई, लेकिन सारी व्याख्याओं में एक पुराना फैसला सेंटर पॉइंट में रहा। यह है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आइए समझते हैं कि यह मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र क्यों किया और इसका जम्मू कश्मीर मामले से क्या संबंध है। दरअसल 1989 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर जनता दल के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तत्कालीन कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री थे एसआर बोम्मई और तत्कालीन राज्यपाल थे पी वेंकट सुबैया। राज्यपाल को एसआर बोम्मई की सरकार से अपना समर्थन वापस खींचने वाले विधायकों से कथित तौर पर 19 पत्र प्राप्त हुए थे। फिर राज्यपाल ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि वह राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लें। उन्होंने 2 कारण गिनाए। पहला, बोम्मई के पास बहुमत नहीं था और इसलिए उनका पद पर बने रहना संविधान के तहत अनुचित था, और दूसरा, कोई अन्य राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। इस प्रकार बर्खास्त मुख्यमंत्री ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने केंद्र के खिलाफ उनकी चुनौती को खारिज कर दिया। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 9 न्यायाधीशों की पीठ का गठन हुआ। मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या की। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान शामिल है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा अवैधता, दुर्भावना, बाहरी विचार, शक्ति का दुरुपयोग या धोखाधड़ी के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के व्यक्तिपरक मूल्यांकन की जांच नहीं की जा सकती। इस फैसले ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय अनुमोदन को भी आवश्यक बना दिया। अब संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा को मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तब तक राष्ट्रपति केवल राज्य विधानमंडल को निलंबित कर सकते हैं। यदि संसद 2 महीने के भीतर उद्घोषणा को मंजूरी नहीं देती तो बर्खास्त की गई सरकार स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाएगी। तो अब जब भी राष्ट्रपति शासन की बात होती है, यानी राष्ट्रपति शासन कब और कैसे लगाया जा सकता है, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला एक प्रकार से गाइडलाइन की तरह काम करता है। इसे उत्तराखंड 2016 और अरुणाचल प्रदेश 2016 में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाले हालिया मामलों में लागू किया गया था। दोनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। तो सवाल है कि बोम्मई फैसले का असर क्या हुआ। बोम्मई फैसले के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने में भारी कमी आई। जनवरी 1950 से मार्च 1994 के बीच करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1995 से 2021 के बीच सिर्फ 29 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब बात करते हैं बोम्मई फैसले का कश्मीर मामले से क्या रिलेशन है। दरअसल कश्मीर मामले में एक अहम सवाल यह था कि जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था तो क्या अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य 2018 से राष्ट्रपति शासन के अधीन था। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए सहमति दे सकते हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के कार्य संवैधानिक रूप से वैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोम्मई फैसले में कहा गया है कि उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कमेंट करके बताइए कि संवैधानिक पीठ क्या होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन ये जानने का अवसर देगा कि दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या दृष्टिकोण है और भारत इस दिशा में क्या सोच रहा है। GPAI शिखर सम्मेलन में इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, पेटीएम और माइक्रोसॉफ्ट सहित दुनिया भर के शीर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर्स भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन 3 दिन का है। शिखर सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा गवर्नेंस जैसे विभिन्न मुद्दों पर कई सत्र आयोजित होंगे। आइए समझते हैं GPAI क्या है। GPAI को जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ लॉन्च किया गया था। GPAI एक बहुहितधारक पहल है। यह पहल सदस्य देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके AI से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ को विकसित करने का अपने प्रकार का पहला प्रयास है। इसका मकसद AI संबंधित मामलों पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को खत्म किया जा सके।
भारत की बात करें तो भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। भारत ने बीते कुछ वर्षों में अपने विभिन्न पहलों के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। एक नए अध्ययन ने दुनिया के उत्तरी हिस्से में संभावित रूप से एक बढ़ते प्राकृतिक खतरे की पहचान की है। यह प्राकृतिक खतरा है फ्रॉस्टक्वेक। इसको क्रायोसिज्म या बर्फ भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। ये शीत भूकंप जलवायु परिवर्तन का परिणाम है जो मौसम के पैटर्न में उतार चढ़ाव में योगदान करते हैं। ठंडे भूकंप आमतौर पर भारी वर्षा और ठंडी लहरों के कारण होते हैं, लेकिन नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इन अद्वितीय भूकंपीय घटनाओं की उत्पत्ति में आर्द्र भूमि की भूमिका की पहचान की है। तो चलिए समझते हैं कि फ्रॉस्टक्वेक क्या होते हैं। आपने बचपन में साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि जैसे ही पानी जमता है तो यह फैलता है। पानी की तुलना में बर्फ का आयतन अधिक होता है, यानी यह अधिक जगह लेता है, लेकिन इसका घनत्व कम होता है। इसी कॉन्सेप्ट से आप क्रायोसिज्म, बर्फ का भूकंप या ठंडा भूकंप को समझ सकते हैं। दरअसल उत्तरी ध्रुव के पास के क्षेत्रों में शरद ऋतु में भारी वर्षा या बर्फ के पिघलने के दौरान पानी इकट्ठा हो जाता है। यह पानी जमीन की दरारों के अंदर घुस जाता है। जब पानी जमता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है और इससे जमीन पर झटके, उछाल और शोर भी महसूस होते हैं। यह घटना जब आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो लोगों को शीत भूकंप या क्रायोसिज्म महसूस होते हैं। यह घटना अत्यधिक सर्दियों की स्थिति के दौरान सबसे आम है, जब गीली बर्फ रहित जमीन तेजी से जम जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब तापमान लगभग 1 डिग्री प्रति घंटे की दर से -20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक गिर जाता है तो शीत भूकंप के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। हालांकि क्रायोसिज्म को अक्सर छोटा इंट्राप्लेट भूकंप समझ लिया जाता है। इसके प्रारंभिक संकेत भूकंप के समान ही होते हैं, जिसमें झटके, कंपन, जमीन का टूटना और शोर जैसे कि गड़गड़ाहट की आवाजें भी शामिल होती हैं। लेकिन क्रायोसिज्म को मौसम संबंधी और भूवैज्ञानिक स्थितियों के माध्यम से भूकंप से अलग किया जा सकता है। संशोधित मर्केली स्केल पर क्रायोसिज्म की तीव्रता 6 तक हो सकती है। इसके अलावा भूकंप के व्यापक प्रभावों की तुलना में क्रायोसिज्म अक्सर एक बहुत ही स्थानीय क्षेत्र में उच्च तीव्रता प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश टेक्टोनिक घटनाओं की तुलना में क्रायोसिज्म कम ऊर्जा छोड़ते हैं। चूंकि क्रायोसिज्म जमीन की सतह पर होते हैं, इसलिए बहुत बड़े इलाके को प्रभावित नहीं करते। क्रायोसिज्म या फ्रॉस्टक्वेक की सूचना 2016, 2019 और 2022 में उत्तरी फिनलैंड में मिली थी। इसी तरह की घटनाएं शिकागो में 2019 और ओटावा में 2022 में भी रिपोर्ट की गई थी। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। दुबई में चल रहे COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया गया, यानी GRCA को लॉन्च किया गया। इस पहल को भारत के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा वैश्विक स्तर पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाना है। यह पहल भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित है। हाल ही में WinBEX-23 सैन्य अभ्यास की शुरुआत हनोई से की गई। यह एक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और वियतनाम के बीच में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य सहयोगात्मक साझेदारी और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना एवं दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। आपको बता दें कि WinBEX की शुरुआत 2018 में की गई थी और इसके तहत पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है। अमृत यानी भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन। इसे IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। यह प्रौद्योगिकी नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को हटा देता है। यह तकनीक भूजल से मैग्नीज, यूरेनियम, क्रोमियम, मरकरी, फ्लोराइड जैसी अन्य अशुद्धियों को भी दूर कर सकती है। पिछले कुछ समय से पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के 5 देशों में एंथ्रेक्स रोग के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। आपको बता दें कि एंथ्रेक्स रोग एक जूनोटिक बीमारी है जो बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणुओं के कारण होती है। यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है और आमतौर पर दुनिया भर में घरेलू और जंगली जानवरों को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित मनुष्यों में फेफड़ों और श्वसन से संबंधित गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इससे संबंधित कई मामले भारत के दक्षिणी राज्यों में भी देखे गए हैं। हाल ही में ओडिशा तट के पास व्हीलर द्वीप पर DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने
मिसाइल परीक्षण को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला लिया है। दरअसल यह निर्णय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की प्रजाति के संरक्षण के लिए लिया गया। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम द्वीप, जिससे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप 2 किलोमीटर लंबा है और इसका क्षेत्रफल 390 एकड़ के करीब है। इस द्वीप को मिसाइल एकीकृत परीक्षण रेंज के लिए भी जाना जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? भोपाल, बेंगलुरु, पुणे या फिर नई दिल्ली? अगला प्रश्न है, अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अफीम उत्पादक शीर्ष देश है अफगानिस्तान, म्यांमार, लाओस या फिर थाईलैंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में भारत में ग्रीन राइजिंग पहल को किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान या फिर वैश्विक पर्यावरण संस्थान? सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस, श्रीलंका, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना अपलोड होती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।